जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल रिवीजन शाला पे। तो आज की वीडियो में हम फिर से एक बार प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं टीआरई 4 के लिए, जो हमारा 40 मार्क्स वाला सेक्शन होता है उसके लिए। और इसमें सारा ही कुछ है इंक्लूडिंग मैथ्स। तो टोटल इसमें 50 क्वेश्चंस हैं और आप कमेंट करिएगा कि आपको कितने नंबर आते हैं। वैसे प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी टीआरई 4 का एस्पिरेंट हूं, और जो भी क्वेश्चंस मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी लाता हूं, ताकि हम सब मिलकर एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो चलिए चलते शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस टाइम हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य आधार क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य आधार था आत्मनिर्भरता व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह किस पद्धति के विरोध में था? तो आप इसका सही आंसर लगाएंगे मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, तिनकठिया या जमींदारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिनकठिया, क्योंकि इसमें 3/20 पर नील की खेती करने के लिए कहा गया था। ये आपको शायद याद होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1929 के लाहौर अधिवेशन की महत्ता क्या थी? तो आपको इसमें बताना है स्वराज की मांग थी, पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना था, गांधी इरविन के समझौता था, या फिर असहयोग आंदोलन का प्रारंभ था। तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था इसी टाइम पे 1929 में। तो आप इसमें ये भी याद रखेंगे कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये आप याद रखें, क्योंकि डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि 1929 का जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर में हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन को स्वस्फूर्ति क्यों कहा जाता है? तो इसको स्वस्फूर्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी जनता के द्वारा यह संचालित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद भी जनता द्वारा संचालित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मगध के उत्कर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो गंगा का व्यापारिक महत्व, लोहे की उपलब्धता, दोनों ए और बी, या फिर उपजाऊ भूमि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में गंगा का महत्व कितना है उपजाऊ भूमि की दृष्टि से, और लोहे की उपलब्धता भी यहाँ पर है। तो इस वजह से यह दोनों ही कारण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मौर्य काल में अध्यक्ष कौन होते थे? तो मौर्य काल में अध्यक्ष होते थे विभागीय प्रमुख अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी, विभाग के जो प्रमुख अधिकारी होते थे उन्हीं को अध्यक्ष कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त गुप्त काल में भूमि अनुदान का प्रभाव क्या पड़ा? तो गुप्त काल में जो है भूमि आंदोलन का प्रभाव था सामंतवाद का उदय। इसमें यही आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इक्तेदारी प्रणाली का उद्देश्य क्या था? तो इक्तेदारी प्रणाली का उद्देश्य था कर वसूली और सैन्य प्रबंधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर ने ही शुरू कर दी थी। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर में नायक कौन थे? तो विजयनगर में नायक जो सैन्य गवर्नर होते थे उन्हीं को नायक कहा जाता था। इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कट्टरता था? नहीं। केवल संस्कृत भाषा का प्रयोग? नहीं। और विदेशी धर्म का प्रचार? ये तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आडंबर का विरोध और समानता फैलाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लासी के युद्ध 1757 का परिणाम क्या हुआ? तो मराठों की हार हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत, हाँ ये हुआ था ब्रिटिश, क्योंकि 1757 की जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था,
उसी टाइम से ब्रिटिश राजनीति का प्रभुत्व शुरू हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो आप अपना जो भी नंबर है वो कमेंट करिएगा। मेरा इसमें 38 नंबर आया था, तो देखते हैं कि आपको कितना नंबर आता है 50 में से। आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का आधार क्या था? तो इसका आधार यह था कि गोद लेने की प्रथा पर रोक लगाना। तो और आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वह शुरू किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून के लिए जेट स्ट्रीम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था केटेश्वरम ने। और यही मेरा गलत हुआ था, एक क्वेश्चन ये मेरे को याद है कि यही मेरा गलत हुआ था। तो चलिए देखते हैं कितनों का सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपरदन को रोकने का सबसे बेहतर उपाय क्या है? तो अपरदन को रोकने का सबसे बेहतरीन उपाय है वनीकरण करना, क्योंकि अपरदन में जो होता है वो मिट्टी का कटाव होता है और वन से हम वनीकरण से हम मिट्टी का कटाव रोक सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अब हमारा साइंस का सेक्शन शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है वह जैव उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका होगा, जैव उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? तो यह होती है ग्रेना में, क्योंकि यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण प्रकाशिक। अगर अप्रकाशिक बोला जाए कि रात में, तो रात में होती है। अप्रकाशिक अगर पूछा जाए तो वो स्ट्रोमा में होती है, लेकिन प्रकाशिक अभिक्रिया अगर पूछा जाए तो ये ग्रेमा में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संवेग के संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? तो संवेग के संरक्षण का अधिनियम न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि एक्शन के उल्टा अपोजिट रिएक्शन होता है और बीच में जो होता है संवेग जो है संरक्षित रह जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण कौन सा है? बल्ब, हीटर, जनरेटर या बैटरी? तो इसका सही आंसर होगा जनरेटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो फिर इसमें है मेडल का प्रभावित नियम क्या बताता है? F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण, F2 पीढ़ी में लक्षण गायब, म्यूटेशन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, F1 पीढ़ी में केवल प्रभावित लक्षण। क्वेश्चन नंबर 21, समसूत्री माइटोसिस विभाजन का क्या कार्य है? जब माइटोसिस होता है तो क्या होता क्या है, क्या कारण है इसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि। जब माइटोसिस होता है तो वृद्धि होता है। ऐसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है विभाजन, जब भी विभाजन करेंगे तो वो चीज़ बढ़ते चलेगी, क्योंकि 1 से 2 हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, इसी तरह से विभाजन होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया था? तो ये सारे क्वेश्चंस देखिए बहुत ही कम देखने को मिलता है, और जब मैं अब खुद से प्रैक्टिस कर रहा था, पढ़ रहा था, तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे मिले, तो इसलिए मैं सोचा कि ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी डाल दूं ताकि आपका भी प्रैक्टिस चलता रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 10% का नियम जो है वो दिया है ऑप्शन नंबर ए, लिमिटेड क्लेनमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ये तो आप सबको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातु की सक्रियता श्रेणी में सबसे सक्रिय कौन है? तो यह सबसे तेज जो की करती है वो है पोटासियम। पोटासियम का होता है के। तो इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो पोटासियम है, जिसका सिंबल होता है के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25, कार्बन यौगिक में समन्वयता का अर्थ क्या है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान अणु सूत्र और विभिन्न संरचना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण का अर्थ क्या होता है? 2 बार हृदय में रक्त आना, 2 बार शुद्धिकरण, 2 बार 2 हृदय होना, या इनमें से कोई नहीं। यह तो बेवकूफ वाला ऑप्शन ही है। 2 हृदय किसी मतलब मानव में तो नहीं होते हैं, और 2 बार शुद्धिकरण नहीं होता है। 2 बार रक्त में हृदय आना, जैसे हमारा पर हृदय होता है, एक बार आता है, फिर यहाँ से ट्रेकिया एक होता है, फिर यहाँ से मतलब 2 बार जो है यहाँ पर ब्लड आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस में किसका परिवहन होता है? तो ये केवल क्या बोलते हैं, विलयक जल का होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, विलयक जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र है। तो इसमें प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, यह आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क, बी ऑप्शन मेजुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, सी हृदय, या डी यकृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजुरज्जु, जिसको कि स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। यही हमारे जो है नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट सबसे ज़्यादा होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर्त श्रेणी में समूह ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? तो आवर्त श्रेणी जो कि हमारा वो होता है पीरियोडिक टेबल, उसमें अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है, इसमें यही पूछा गया है। तो इसमें होगा बी। और ये भी मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था जल्दी जल्दी पढ़ने में, और ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था, मुझे याद है। तो आप सही से पढ़ेंगे और थोड़ा एनालाइज करके आंसर देंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता है हमारे टीआरई 4 में, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान से करते चलेंगे। अब चलते हैं, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का सेक्शन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना को कुंजी किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ही है जो मेरा गलत हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ठाकुरदास भार्गव, जो कि शायद पता नहीं मैंने कभी पढ़ा होगा, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं था, और इसमें मैंने नेहरू लगा दिया था, तो वो मेरा गलत हो गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान से लगाएंगे। ठाकुरदास भार्गव ने कहा था संविधान की प्रस्तावना को कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। ये तो बहुत ईजी है, एकदम रटा रटा ये क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायत से, शिक्षा से, या चुनाव से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत। और नगर पालिका की बात की जाए तो यह 73A में है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 280 में। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुटपेस्ता NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, और ये भी गलत हुआ था क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। ये तुक्का लगाया था मैंने और ये गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आय में क्या नहीं गिना जाता है? तो ये सारे क्वेश्चंस जो है, क्या गिना जाता है, नहीं गिना जाता है, इन सब चीज़ों को आप सही से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आंसर लगाएंगे, नहीं तो ऑप्शन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 38 में कि क्या नहीं गिना जाता है, तो इसमें हस्तांतरण भुगतान यानी कि पेंशन जो है वह नहीं गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई क्या करता है? तो जब मुद्रास्फीति होती है, यानी कि जब इन्फ्लेशन होती है, तो जो है ये रेपो दर को बढ़ा देता है।
रेपो दर को बढ़ा देता है, 39 रेपो दर को बढ़ा देता है ताकि मार्केट मतलब बाजार में जो है लिक्विडिटी कम हो, यानी कि पैसे कम हो, ताकि लोग जो है, लोग के पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो वो खरीदेंगे नहीं। इस तरह से मुद्रास्फीति को अपस्फीति में बदला जा सकता है, यानी कि इन्फ्लेशन को डिफ्लेशन में बदला जा सकता है। बिहार में जीविका का उद्देश्य क्या है? तो जीविका का मुख्य उद्देश्य आप लोगों ने आसपास में देखा होगा, जीविका दीदी, जीविका दीदी। तो इसका मुख्य उद्देश्य था महिला का सशक्तिकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहाँ से हमारा मैथमेटिक्स शुरू होता है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसमें से तो आप लगता है 10 में से 10 सारे ही स्कोर कर सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं इसमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक काम को 20 दिनों में करता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ए एक काम को अगर 20 दिन में करता है और बी इस काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे? तो इसका एलसीएम लेंगे 60, ये 3 की एफिशिएंसी से करेगा और ये 2 की एफिशिएंसी से करेगा। तो टोटल एफिशिएंसी अगर बोला जाए दोनों मिलके कितने करेंगे, तो तीन दोनों को मिला के ए प्लस बी करेंगे। तो यहाँ पर 5 एफिशिएंसी हो जाएगा। 5 एफिशिएंसी से अगर 60 काम को करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि क्रय मूल्य 400 हो और उसका विक्रय मूल्य 500। एकदम इजी क्वेश्चन है कि अगर 400 सीपी है, 400 में खरीदा गया और 500 में बेचा गया, तो 100 का प्रॉफिट हो गया। 100 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है? 500 पे। और सॉरी, चार चार 400 पे हो रहा है ना, 400 पे हो रहा है और इसका परसेंट बताना है। तो 1/4 आ जाएगा, इसका मतलब 25% सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात अगर दो अनुपात 3 है और उसका योग 50 है, तो संख्याएं कितनी होंगी? एकदम इजी क्वेश्चन है। 2:3 है, तो इसको अगर हम ऐसे यूनिट में लेके जोड़ते हैं तो 3 और 2 5 हो जाएगा। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, तो 1 यूनिट जो है रिप्रेजेंट करेगा 10 को। तो संख्याएं पूछ रहा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। 20 और 30, देखते सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, 20 और 30। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैथ्स में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप वैसा भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ग की भुजा 10% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो अगेन एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर 1/10 होता है, अगर 10% की बात करें तो 10 में से 1 अगर जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11/10 हो जाएगा। तो पहले क्या बोलते हैं, अगर इसका करेंगे, पहले जो था वो 10 का स्क्वायर और बाद में जो हुआ 11 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। तो 121 हो जाएगा। तो 100 से कितना ज़्यादा हो जाएगा? 21। तो यानी कि 21 पर अगर परसेंट में करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे तो 21% आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर लीजिएगा। दूध और पानी 5:3 में 3 है। अगर 10 लीटर पानी मिलाने पर 5:4 हो जाता है, तो दूध की मात्रा क्या है? एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। पहले 5:3 था और उसके बाद पानी मिलाते हैं तो 5:4 हो जाता है। तो ये मिल्क का है, दूध का, और ये वाटर का है। तो पानी मिला रहे हैं तो 3 से कितना हो जा रहा है? 4, यानी कि कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट बढ़ रहा है। और 1 यूनिट कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट अगर लीटर में देखा जाए तो 10 लीटर बढ़ रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि दूध की मात्रा क्या होगी? तो दूध की मात्रा कितनी थी? 5 यूनिट। अगर 1 यूनिट अगर 1 यूनिट 10 लीटर है तो 5 यूनिट 50 लीटर हो जाएगी। ऑप्शन ने ईजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 का 10% की दर से 2% ACI क्या होगा? तो ये भी इसको आप बनाएंगे
1000 पहले से इसका प्रिंसिपल था, 10% बढ़ा तो 11/10, और फिर से एक बार लगा 1 वर्ष, 11/10। तो यहाँ से हम काट लेंगे, यहाँ से बच जाता है 11 गुना 11 121, और एक जीरो यहाँ का, और एक अब ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट। तो अब पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है कि कितना होगा। तो 1000 पहले से थे, और 1000 पहले से थे, और अब आ रहा है तो 1210। तो 1000 इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा, 210। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, और ट्रेन की स्पीड जो है वह 20 मीटर पर सेकेंड है। तो 200 मीटर चलने में, तो मतलब यहाँ से सीधा सीधा पूछ रहा है कि 200 मीटर, अगर ट्रेन की स्पीड इतनी है और इतना दूर चले 200 मीटर चलना है तो कितना टाइम लगेगा। तो एकदम इजी है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, सॉरी, टाइम इक्वल टू, टाइम निकालना है ना, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 200 मीटर है, और स्पीड हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको काट देंगे 10 सेकेंड, इजी। और ये क्वेश्चन मेरे से बना नहीं था, तो ये क्वेश्चंस मैं आप पे छोड़ता हूँ, अगर कोई बनाए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है, और तो सबसे बड़ी संख्याएं बतानी है। तो हम तीन मान लेते हैं, एक x है प्लस, दूसरा x+1 है, और तीसरा x+2 है। तो ये हो जाएगा बराबर 30 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बताया गया। तो इसको x जोड़ेंगे, 3x हो जाएगा, एक x यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3x प्लस, और एक यहाँ, और दो, एक और दो 3, बराबर 30। तो यहाँ पर इधर अगर जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 3, 3x बराबर हो जाएगा 27। तो x बराबर इसको काट देंगे, 9 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी, x बराबर 9 आया। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है होगी। तो सबसे बड़ी संख्या x = 9 आ गया, 9 यहाँ आ गया, 9+2, 9 और 2 11 हो जाएगा। तो इसमें लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है बनाने में, कहीं थोड़ा सा गलत हो गया है। x+1 x+2 = 30, 3x 9 और 2 11। मेरे हिसाब से तो 11 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर मे बी, अगर हो सकता है कि मैं अगर गलत हूँ, तो आप मुझे बता देना कि ये गलत है, और मैं अपना सुधार कर लूँगा। क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ, तो मैं कोई इतना अच्छा, मतलब वैसा टीचर भी नहीं हूँ। जैसे आप एस्पिरेंट है, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, और थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक यू। अगर मेहनत आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।